तो वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर के बारे में पढ़ा रहा था। तो वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर के बारे में मैंने जैसे आपको बताया कि एक आंतरिक व्यास होता है, मोटाई है जैसे, है ना, और कोण है और बाह्यतम व्यास है ना। तो हम वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर के माध्यम से एंगल नापते हैं। क्या नापते हैं? एंगल, है ना। तो आप लोग समझ पा रहे होंगे कि वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर एक्चुअल में होता क्या है ना। तो पीछे अभी हमने डायग्राम दिखाया था, तो मैं फिर से दिखा दे रहा हूँ एक बार। आपका वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर ये है, ये रहा। इसको वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर बोलते हैं, है ना। देखिए, ये एंगल नापने का काम करता है। ये जो आपको ये चीज़ दिख रही है, ये एंगल नापता है, ये चीज़ है ना। और ये आपका प्रोटेक्टर बना हुआ है ना। और ये इसको बीम कहेंगे, ये मैन स्केल कहेंगे, है ना। और इसको आगे पीछे भी मूव कर सकते हैं ना। चलो तो फिर वहीं पहुँचते हैं। तो बार बार तो हम डायग्राम आपको नहीं दिखा पाएंगे, क्योंकि इसमें बार बार आगे पीछे आना होगा, है ना। तो समझेंगे कि इसे क्या नापते हैं, कोण नापते हैं, है ना, कोण, एंगल। तो बात करते हैं वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का जो अल्पतमांक होता है वो 5 मिनट होता है। क्या होता है? 5 मिनट, है ना। तो 5 मिनट कह सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं 1 डिग्री का 12वां भाग, यानी कि 1/12 बोलेंगे, है ना। तो अगर मैं इसको समझा पाऊँ तो देखिए, मैं लेता हूँ हाइलाइटर लेता हूँ, है ना। और ये देखिए, देखिए हो सकता नहीं चल पा रहा है ना। और अलग से जैसे मैं बता दे रहा हूँ आपको, अलग से जैसे मैं बता दे रहा हूँ आपको यहाँ से। और ये देखिए, यहाँ पे बता देता हूँ। ये भी ओपन नहीं हो रहा, है ना। चलो तो फिर इसको ही समझो। अच्छा, जैसे 1/12 है ना, 1/12 1 डिग्री है, तो 1 डिग्री हम 60 के बराबर मानेंगे, है ना, 60 के बराबर। तो 60/12 करेंगे तो 12 पंचे 60 आ जाएगा, है ना। तो 5 मिनट कहलाएंगे उसको, है ना। तो 1 डिग्री बटे 12 भी बोल सकते हैं, और इसको 5 मिनट भी बोल सकते हैं, है ना। तो ये दोनों चीज़ें आप याद रखेंगे कि कहीं भी 5 मिनट भी आ सकता है और कहीं भी 1 डिग्री बटे 12 भी आ सकता है ना। तो इस चीज़ को हम याद रखेंगे कि इसका जो लीस्ट काउंट होता है वो 5 मिनट या फिर 1/12 होता है ना। तो चलो आगे बात करते हैं तीसरे वाले क्वेश्चन पर। तीसरे वाला क्वेश्चन जो लिखा है, देखो, देख पा रहे होगे। तीसरा क्वेश्चन लिखा है, कोणों को मापने के लिए ऑप्टिकल जो फ्लैट्स का प्रयोग नहीं किया जाता है ना, नहीं होता है। तो ऑप्टिकल, ये देखिए क्या लिखा है, कोणों को मापने के लिए निम्न में से उपकरण का प्रयोग नहीं किया जाता है ना। तो एक तो होता है प्रोटेक्टर हेड, एक होता है क्लेनोमीटर, और एक होता है बेवल प्रोटेक्टर, और एक होता है ऑप्टिकल फ्लैट्स, है ना। तो इसमें आंसर आपका हो जाएगा ऑप्टिकल फ्लैट्स। अब जानेंगे ऑप्टिकल फ्लैट्स एक्चुअल में होता क्या है। ऑप्टिकल फ्लैट्स जो होता है, एक कांच का एक ऑप्टिकल ग्रेड, एक टुकड़ा होता है, कांच का एक टुकड़ा होता है कहेंगे, है ना। तो इसका प्रयोग समतलता या सटीकता नापने के लिए किया जाता है, और ये निर्धारित करता है कि हम किस तरीके से हमारा जो सरफेस है रफ़ है या फिर स्मूथ है ना। तो एक तरीके का ये कांच का टुकड़ा होता है जिसको समतलता नापने के लिए, चेक करने के लिए किया जाता है, जिसको हम ऑप्टिकल फ्लैट्स कहते हैं ना। तो इसका आंसर ऑप्टिकल फ्लैट्स हो जाएगा। और ये क्लेनोमीटर या फिर प्रोटेक्टर हेड या बेवल प्रोटेक्टर, ये सारी चीज़ें अलग हैं जो कि एंगल नापने के काम आती हैं, ठीक है। तो ये सभी जो है, मैंने अभी प्रोटेक्टर हेड या बेवल प्रोटेक्टर के बारे में दिखाई दिया है कि ये एंगल नापते हैं। और क्लेनोमीटर भी जो एंगल नापता है, ये खाली ये वाला एंगल नहीं नापता है ना, ऑप्टिकल फ्लैट्स। तो चलिए आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें लिखा है साइन बार की लंबाई के बीच की दूरी को क्या है ना, बीच की दूरी क्या है। तो पहला लिखा है रोलर्स के बीच बाहर से बाहर की दूरी, रोलर के बार
के दूसरे छोर से एक छोर, है ना। साइन बार की बिगड़ क्रॉस लंबाई या रोलर्स के बीच केंद्र से केंद्र की दूरी, है ना। तो साइन बार आपने हो सकता है देखा होगा, नहीं देखा होगा तो चलो मैं दिखा दे रहा हूँ। चलो मैं 3D एनिमेशन के हिसाब से दिखा दे रहा हूँ आपको यहाँ पर, है ना। तो जैसे लिखेंगे इसमें साइन बार, है ना, तो आपको देख पा रहे होगे ये है साइन बार, है ना। ये देखिए ये है साइन बार, ये देखिए देखिए ऐसे देख लीजिए, है ना। ये देखिए साइन बार है। ये जो आपको रोलर दिख रहा है, ये वाला रोलर और ये वाला रोलर, है ना, इन दोनों के रोलरों के बीच की दूरी, यहाँ से लेकर यहाँ तक की बीच की दूरी को ही साइन बार को हम नापते हैं ना। यहाँ से यहाँ तक की, जैसे इसमें देख लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को साइन बार की दूरी कहलाती है ना। और इन रोलरों का काम क्या होता है, ये आपको नीचे दिख रहा होगा, साइन बार टूल होता है। साइन बार टूल में क्या है, हम इसको एंगल की फॉर्म में, जितना हमें एंगल की आवश्यकता होती है उतना ही हम रखते हैं ना। तो साइन बार के लिए एक बॉक्स होता है जिसमें टूल्स होते हैं, मैं दिखा दे रहा हूँ वो भी अगर होगा इसमें। तो देखिए जिस तरीके से, देखिए इसमें देखिए काफ़ी रखे हुए हैं साइन बार के टूल्स, है ना। तो इस तरीके से नाप के हम देखते हैं, यहाँ पर पीस रख देते हैं और फिर सारी चीज़ें मेजर करते हैं ना। चलिए फिर से देखिए वहीं पर चलते हैं। तो कौन सा हो गया, रोलर्स के बीच की केंद्र से केंद्र की दूरी, है ना। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा ना, रोलर से बीच की केंद्र से केंद्र की दूरी। अब बात करते हैं, साइन बार एक सूक्ष्ममापी यंत्र होता है जिसका प्रयोग कोण की परिशुद्धता, सेटिंग या टेपर्स को चेक करने के लिए किया जाता है ना। तो साइन बार का जो आकार होता है वो आयताकार और वर्गाकार स्टील का बना होता है ना। और इसकी जो साइज़ की बात करते हैं, साइज़ होता है 100 mm से 250 mm, यानी कि 100 mm से लेके 250 mm तक पाई जाती है ना। तो चलिए इसका एक्सटर्नल जानकारी मैंने आपको दे दी है। तो आगे चलते हैं, जैसे आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 लिखा है, वर्नियर बेवल प्रोट्रैक्टर का जो अल्पतमांक है, मैंने आपको बताया था कि अभी 5 मिनट होता है, क्या होता है 5 मिनट है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, 5 मिनट हो जाएगा, है ना। तो वर्नियर बेवल प्रोट्रैक्टर का अल्पतमांक 5 मिनट होता है और वर्नियर कैलिपर का जो अल्पतमांक होता है 0.02 mm, है ना। तो ये जो आपको देख पा रहे हो, ये आप लोग नोट डाउन भी कर सकते हैं, क्योंकि मोस्टली जो कंप्यूटर CVT एग्ज़ाम होता है वो इसमें ये चीज़ पूछते हैं। आप लोगों को क्वेश्चन ऐसे देखने के लिए मिलेगा, उसमें कहेंगे वर्नियर बेवल प्रोट्रैक्टर का अल्पतमांक कितना होता है, तो उसमें ऑप्शन दिए रहेंगे इस तरीके से। तो आप लोगों को लगाना होगा 5 मिनट, है ना। अगर आपको वर्नियर कैलिपर का अल्पतमांक के बारे में पूछेंगे तो 0.02 mm होगा, है ना। अब बात करते हैं ये एक्चुअल में अल्पतमांक होता क्या है। अल्पतमांक वह वैल्यू होती है जो इससे नीचे नहीं नाप सकते हैं ना, यहाँ तक हम मेज़रमेंट कर सकते हैं इस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू, है ना। अब अगर हम बात करते हैं माइक्रोमीटर का अल्पतमांक क्या होता है, तो माइक्रोमीटर का अल्पतमांक 0.01 mm होता है ना। तो कहने का मतलब ये है, वर्नियर कैलिपर जो हमारा मेजरिंग टूल है, तो माइक्रोमीटर सबसे इससे छोटी भी परिशुद्धता नाप सकता है 0 से 25 mm तक, और ये उससे थोड़ा मीडियम नाप सकता है। और अधिक नापने के लिए हमें दूसरी चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि हमारा हाइट गेज हो गया, ये है ना, ये सब चीज़ों के लिए। आगे बात करते हैं, वर्नियर बेवल प्रोट्रैक्टर ये एक सूक्ष्ममापी यंत्र है ना। सूक्ष्ममापी यानी कि छोटी सी छोटी चीज़ों को हम इसमें मेजरमेंट कर सकते हैं ना। तो चलिए आगे चलते हैं, आगे वाले क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है, जो लिखा हुआ है, स्टील रूल की सबसे कम गिनती ... है ना। तो स्टील रूल की जो गिनती की हम बात करते हैं तो 0.50 यानी कि 0.5 mm बोल सकते हैं इसको, है ना। कितना होता है 5.5, तो कम से कम इसका जो लिस्ट काउंट है क्या होगा 0.5 mm, है ना। तो स्टील रूल की कम गिनती कितनी होती है 0.5 mm होती है। स्टील रूल जो होता है स्टेनलेस स्टील से बना होता है, जो कि एक स्प्रिंग स्टील से भी बनाया जाता है। स्प्रिंग स्टील से बनाया जाता है जो कि एक फ्लेक्सिबल होता है, और ये थोड़ा सरफेस को चमकदार और क्रोम फिनिश किया जाता है ना। चमकदार बनाया जाता है और क्रोम फिनिश किया जाता है ना। तो आगे अब हम बात करेंगे 7 क्वेश्चन की बात नहीं करेंगे, क्योंकि हम 7 क्वेश्चन को रिपीट कर चुके हैं। आगे हम बात करेंगे 9 क्वेश्चन की, है ना।
9 क्वेश्चन की। चलिए 9 क्वेश्चन में चलते हैं और बात करते हैं 9 क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। देखिए 9 में लिखा है, एक बाहरी माइक्रोमीटर में एक ऋणात्मक त्रुटि होती है, सही रीडिंग को डॉट डॉट लिया जा सकता है ना। तो अगर हम बात करते हैं कि ऋणात्मक त्रुटि जो होती है माइक्रोमीटर में, वो एक्चुअल में होती क्या है ना, जब कभी भी हम माइक्रोमीटर से मेजर कर रहे होते हैं कोई भी चीज़ों को, जैसे कि कोई भी मटेरियल है, तो क्या है कि कभी कभी क्या है कुछ कण फंस जाते हैं, जिसके कारण या फिर हम बार बार टाइट करते हैं, लूज़ करते हैं, तो क्या है कि माइक्रोमीटर जो होता है हमारा, माइक्रोमीटर नट और बोल्ट के आधार पर काम करता है। तो कभी कभी क्या होता है कि वो टाइट ज़्यादा हो जाता है, और टाइट ज़्यादा होने की वजह से वो क्या है अपना एरर बताने लगता है ना, आगे पीछे हो जाता है। तो इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर बी होगा। बी में लिखा हुआ है वास्तविक रीडिंग में ऋणात्मक त्रुटि जोड़कर। तो कहने का मतलब ये है कि जब कभी भी हम इसको टाइट कर देते हैं तो हमारा जो मेजरमेंट है वो माइनस में आ जाएगा, और अगर इसको मैं थोड़ा ढीला रखूँगा तो फिर भी ये अप और डाउन, यानी कि वो हमें फिक्स एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दे पाएगा, है ना। तो हम क्या करेंगे, जो हमारी त्रुटि है पहले हम देख लेंगे कि 0 पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और अगर 0 से कम है, कितना ज़्यादा है, तो जितना भी होता है फिर हम उसको क्या करेंगे, उसमें ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद में फिर हम उस चीज़ को वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, है ना। तो आगे अगर कुछ इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में बात करेंगे तो लिखा है, आउटसाइड जो माइक्रोमीटर होता है इसका प्रयोग डायमेंशन मापने के लिए किया जाता है। जैसे कि बात करते हैं जिसका शाफ्ट का व्यास हो गया, शाफ्ट समझते हैं जैसे कि आप जैसे व्हील है, जिसके व्हील चढ़ाते हैं जिसके ऊपर, उसको शाफ्ट कहते हैं, है ना। आपने प्रोपेलर शाफ्ट देखी हो, जैसे थ्रेसर वगैरह में लगी होती है, ट्रैक्टर और थ्रेसर को जोड़ने का काम करता है, उसको प्रोपेलर शाफ्ट कहते हैं। और प्लेटों की थिकनेस, जो प्लेट होती हैं उनकी प्लेटों की थिकनेस के लिए हम माइक्रोमीटर का यूज़ करते हैं ना। तो माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट मैंने बता ही दिया, 0.01 mm होता है ना। तो चलिए आगे वाले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। हालांकि क्वेश्चन नंबर 10 मैंने आपको बता दिया है कि वर्नियर बेवल प्रोट्रैक्टर का जो कोण मापन होता है, प्रत्येक मुख्य पैमाना का विभाजन मान कितना होता है ना। तो मैंने आपको बता दिया था कि 1 डिग्री इसका आंसर होगा। 1 डिग्री क्यों होगा, क्योंकि देखिए मैंने आपको बताया था इसको या तो 5 मिनट बोल सकते हैं या तो 1 डिग्री बोल सकते हैं। तो 1 डिग्री बराबर हमने आपको बताया था कि 1 डिग्री बराबर 60 मिनट होते हैं ना। तो बात करते हैं, देखिए अगर 60 मिनट की बात करते हैं तो 1 डिग्री अपॉन अगर 12 करते हैं तो 12 पंचे 60 हो जाएगा। तो इसमें यही चीज़ लिखी हो, जिसके द्वारा किसी भी कोण को अधिक प्रसिद्धता से 1 डिग्री अपॉन 12 भाग या 5 मिनट में माप सकते हैं ना। 5 मिनट कैसे, अब देखिए अगर इसको 1 डिग्री को 60 मानते हैं और 12 का भाग अगर हम 60 में देते हैं तो 5 मिनट आ जाता है हमारा, है ना। तो कॉम्बिनेशन सेट के प्रोटेक्टर हेड द्वारा किसी भी कोण को कम से कम मापने के लिए हमें 1 डिग्री का एक्यूरेसी चाहिए, है ना। तो आगे अगर हम बात करते हैं वर्नियर बेवल प्रोट्रैक्टर का, जो वर्नियर बेवल का जो मुख्य भाग होते हैं, जैसे मेन स्केल हो गया, वर्नियर स्केल हो गया, ब्लेड हो गया, डिस्क हो गया, डायल हो गया और लॉकिंग स्क्रू हो गया, है ना। तो इन सभी चीज़ों का हम इस्तेमाल करते हैं, ये सारे पार्ट हैं उसके, है ना। इन सभी चीज़ों को मिला के हमारा वर्नियर बेवल प्रोट्रैक्टर कंप्लीट हो जाता है ना। तो चलिए आगे हम बात करते हैं 11वें नंबर क्वेश्चन की। इसमें लिखा हुआ 11वें क्वेश्चन में, निम्न में से कौन सा एक प्रकार का प्रत्यक्ष मापक उपकरण है। देखिए प्रत्यक्ष मापक उपकरण से क्या आशय है। प्रत्यक्ष मापक उसे कहते हैं जिसमें ऑलरेडी रीडिंग लिखी हुई होती है और हमें इसमें किसी भी दूसरे उपकरण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। ऑलरेडी इसमें नंबर्स लिखे होते हैं और अप्रत्यक्ष मापी वह होते हैं जिसके द्वारा हम जैसे कि बात करते हैं कि डिवाइडर हो गया। डिवाइडर में क्या है कि हम कुछ दूरी भरते हैं, दूरी भरने के बाद में फिर हम स्केल की मदद से हम उसका एंगल को डिफाइन कर पाते हैं ना। और प्रत्यक्ष मापी में क्या है, जैसे कि वर्नियर कैलिपर हो गया, माइक्रोमीटर हो गया, ये सारी चीज़ें क्या है, ये प्रत्यक्ष मापी यंत्र है ना। स्केल हो गया, ये भी एक प्रत्यक्ष मापी यंत्र है, क्योंकि देखिए हम जिसका भी मेजरमेंट लेंगे उसमें स्केल हो गया या आपका वर्नियर कैलिपर हो गया, इन सभी में रीडिंग लिखी हुई होती है, जिसके कारण हम तुरंत ही जैसे मेजरमेंट करते हैं और तुरंत उसकी रीडिंग का पता लगा लेते हैं कितना है ना। और अप्रत्यक्ष मापी में क्या है कि हम उसका रीडिंग का पता नहीं लगा पाते हैं ना। तो आशा करते हैं ये प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष समझ में आ गया होगा। तो इसमें जो क्वेश्चन का आंसर दिया है, जैसे कि निम्न में से कौन सा एक प्रकार का प्रत्यक्ष मापक उपकरण है, तो आपको आंसर समझ में आ रहा होगा क्या है, स्क्राइबर में तो कोई रीडिंग होती नहीं है। विभाजक की अगर बात करते हैं और वर्नियर कैलिपर की बात करते हैं, आउटलायर कैलिपर की बात करते हैं ना।
तो आप लोग समझ पा रहे होगा कि इसकी जो आंसर है, इसका जो आंसर है वर्नियर कैलिपर हो जाएगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि वर्नियर कैलिपर जो होता है उसमें ऑलरेडी मेंशन रहती है रीडिंग्स, और स्केल होती है जो मैन स्केल डिवीज़न और वर्नियर स्केल डिवीज़न होती है जिसमें नंबर्स लिखे होते हैं ना। आउटलाइक कैलिपर की बात करते हैं। आउटलाइक कैलिपर को हम एक जेनी कैलिपर भी कहते हैं, और हो सकता है आप लोगों को इसके पहले हमने पढ़ा दिया है, वीडियो यूट्यूब पे पढ़ा होगा, देख लीजिएगा, है ना। और विभाजक की बात करते हैं। विभाजक यानी डिवाइडर की बात, विभाजक को डिवाइडर बोलते हैं ना। स्क्राइबर होता है, एक स्क्राइबर स्टेट स्क्राइबर होते हैं, एक बैंड स्क्राइबर होता है ना। तो इनमें तो कोई भी रीडिंग होती नहीं है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, वर्नियर कैलिपर हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं वर्नियर कैलिपर का अल्पतमांक की, तो अल्पतमांक मैंने पहले से ही बता दिया और फिर से बता दे रहा हूँ। अल्पतमांक को लीस्ट काउंट कहते हैं, और लीस्ट काउंट का मतलब ये है कि कम से कम हम कितना नाप सकते हैं ना। तो हम कम से कम कितना नाप पाएंगे, 0.02 mm नाप सकते हैं। जब स्टील रूल की अपेक्षा अधिक और माइक्रोमीटर की अपेक्षा कुल कम परिशुद्धता से माप लेनी हो तो वर्नियर कैलिपर का इस्तेमाल करते हैं। कहने का आशा यह है कि स्टील रूल की अपेक्षा अधिक है, यानी कि स्टील रूल से थोड़ा ज़्यादा और माइक्रोमीटर से थोड़ा कम। तो यानी कि जो हमारा वर्नियर कैलिपर हो गया, ये बीच का भाग हो गया, सबसे छोटा क्या हो गया, माइक्रोमीटर हो गया, और इसके ऊपर क्या हो गया, वर्नियर कैलिपर हो गया, फिर सबसे ऊपर क्या हो गया, स्टील रूल हो गया, है ना। तो इन तीनों भागों को समझेंगे। इसके बाद में क्या है, आगे की अगर हम बात करते हैं तो जो वर्नियर कैलिपर जो होता है हमारा, इसकी बनावट में एक फिक्स जॉ होता है, एक मूवेबल जॉ होता है। यानी कि एक जैसे कि हमारा मुंह होता है, मुंह में जो हमारे जबड़े होते हैं, नीचे वाला जबड़ा होता है मूवेबल होता है जो अप और डाउन करता है, और ऊपर वाला जबड़ा होता है फिक्स होता है ना। तो ऐसे ही हमारे कैलिपर में भी एक दो जबड़े होते हैं जिसमें एक तो मूव करता है और एक अपनी जगह पर फिक्स होता है ना। तो पार्ट के नाम बोलेंगे फिक्स जॉ, जॉ मीन्स जबड़ा होते हैं, और मूवेबल जॉ, है ना। एक होती है मैन स्केल, एक होती है वर्नियर स्केल। वर्नियर कैलिपर की रीडिंग लेने के लिए हमें कुछ चीज़ों पर ध्यान रखना होता है। जैसे नंबर 1 होता है वर्नियर 0 मार्क की पोजीशन, यानी कि सबसे पहले हमें नाप लेना है तो सबसे पहले हम वर्नियर को 0 में रखेंगे, 0 पे सेट करेंगे। इसके बाद में क्या है कि वर्नियर को डिवीज़न को, जो मैन स्केल डिवीज़न होता है, वर्नियर स्केल डिवीज़न होता है, उसको मिलान करना होता है कि हमारा जो हमारा डिवीज़न स्केल का डिवीज़न है कहाँ पर मैच कर रहा है ना। तो सारी चीज़ें हम आपको वीडियो में ऑलरेडी माप लेना सिखा दिए हैं, और नहीं भी अगर अभी समझ में आ रहा होगा तो उस मेज़रमेंट को देख लीजिएगा जो वीडियो पड़ा हुआ है ना। तो चलिए आगे वाले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, और 13वें क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, 13 क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए आ जाइए 13वें वाले क्वेश्चन में। ये देखिए, ये देखिए 13वां क्वेश्चन कह रहा है कि न्यूनतम जो क्या है, न्यूनतम आप जिसे वर्नियर कैलिपर के साथ सही ढंग से पढ़ा जा सकता है उसे क्या कहते हैं ना। तो सबसे पहला जो ऑप्शन है उसमें लिखा है मुख्य पैमाना रीडिंग, दूसरा है शून्य रीडिंग, तीसरा है अल्पतमांक, और चौथा दिया है पठन में शून्य त्रुटि का घटाव करना, है ना। तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि न्यूनतम माप लेने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, अल्पतमांक, यानी कि लीस्ट काउंट की आवश्यकता पड़ती है। न्यूनतम का मतलब ये है कि इससे नीचे हम नहीं ले सकते हैं कोई भी मेजरमेंट, है ना, और पढ़ भी नहीं सकते। तो इसका आंसर अल्पतमांक हो जाएगा। आगे की जो एक्सटर्नल जानकारी है उनके बारे में देखेंगे। इसमें लिखा हुआ है कि वर्नियर कैलिपर का जो अल्पतमांक होता है 0.02 होता है, जो ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं। वर्नियर कैलिपर एक प्रकार का माइक्रोमीटर ही है अगर देखा जाए, लेकिन क्या है कि वर्नियर कैलिपर एक का जो आविष्कार है ये फ्रांस में का जो वैज्ञानिक है पेरी वर्नियर ने किया था, और इसका नाम उन्हीं के वर्नियर कैलिपर उन्होंने ही रखा था, उनके नाम पे ही पढ़ाया है ना। तो चलिए ये वाले क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि इसका आंसर हो गया अल्पतमांक, है ना। तो न्यूनतम माप किसकी ले सकते हैं, अल्पतमांक। तो चलिए आगे देखते हैं, आगे वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो देखिए 15वें क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर देखिए, देख पा रहे होंगे। 15वें क्वेश्चन में लिखा है एक माइक्रोमीटर का अल्पतमांक क्या होता है। ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ 0.01 mm होता है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा, 0.01 mm, है ना। देखिए बार बार इसलिए मैं क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूँ, हालांकि मैं इसको स्किप कर सकता हूँ, तो इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोगों के माइंड में सेट हो जाए ना। तो बनिए, देखिए अब और भी कुछ रीडिंग्स बता दे रहा हूँ आगे, देखिए इसमें लिखा हुआ है ना। देखिए एक जो माइक्रोमीटर का अल्पतमांक होता है 0.01 mm होता है, जो कि इसका आंसर है। और स्टील रूल का जो अल्पतमांक होता है 0.5 mm, जो पीछे में बता के आ गया हूँ। और वर्नियर कैलिपर का अल्पतमांक 0.02, ये भी बता के आ गया हूँ। और वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का अल्पतमांक 5 मिनट बता चुका हूँ। और एक चीज़ और बताई थी मैंने आपको, 1 डिग्री अपॉन 12 मिनट, है ना। तो माइक्रोमीटर जो
काम करता है नट और बोल्ट के सिद्धांत पर काम करता है, ये भी मैंने बता दिया है। और माइक्रोमीटर एक सूक्ष्ममापी यंत्र है। और आगे बात करते हैं, माइक्रोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से बाहरी अंदरूनी डायमेंशन को बड़ी सटीकता से मापा जा सकता है। जैसे कि अगर हमें मोटाई नापना हो, डायमीटर नापना हो, लंबाई नापना हो, चौड़ाई नापना हो, गहराई नापना हो इत्यादि, है ना। तो हम इसके द्वारा क्या कर सकते हैं, जॉब को छोटे से छोटे माप ले सकते हैं ना माइक्रोमीटर के थ्रू, है ना। तो चलिए आगे वाला 16वां क्वेश्चन देखते हैं। 16वां में लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य की सतह की समतलता की जाँच करने में मदद करता है ना। तो समतलता की जाँच करने के लिए डायल परीक्षण संकेतक यानी कि डायल टेस्ट इंडिकेटर बोलते हैं इसको। एक दूसरा क्या है, त्रिज्या गेज यानी कि रेडियस गेज बोलते हैं। और ये क्या है, माइक्रोमीटर है। और ये क्या है, वर्नियर कैलिपर है ना। अगर मैं बात करता हूँ इसके आंसर की, तो इसका आंसर हो जाएगा डायल परीक्षण संकेतक यानी कि डायल टेस्ट इंडिकेटर, है ना। डायल टेस्ट इंडिकेटर एक्चुअल में क्या होता है, हमने सबसे पहले जो डायग्राम आपको बताया था, एक छोटी सी घड़ी बनी हुई थी और उसमें क्या है, जो प्लंजर होता है, प्लंजर में क्या होता है, स्प्रिंग लगा होता है। जैसे ही हम उसको आगे पीछे मूव करते हैं तो वो जो स्प्रिंग है अप और डाउन होती है। और इससे क्या होता है कि जो हमारा एक रैक एंड पिनियन के फॉर्म में होता है, जिस तरीके से हमारी स्टीयरिंग होती है, स्टीयरिंग को मूव करते हैं, पहिए हमारे इधर उधर घूमते हैं, इसी प्रकार से इसमें भी ऐसे ही सेटअप बना होता है रैक एंड पिनियन के माध्यम से। तो इसमें क्या है कि जैसे ही हम इसको प्लंजर को आगे पीछे करेंगे तो जहाँ पर हमारा उतार चढ़ाव होता है, कहीं पर ऊंचा है कहीं पर नीचा है, ऐसे अगर जाएगा तो जैसे ही उसके कांटेक्ट में आएगा, अगर वो ऊंचा होगा तो प्लंजर हमारा ज़्यादा उठ जाएगा जिससे हमारा रीडिंग बढ़ जाएगी। और जैसे ही नीचे होगा तो वो गड्ढे में चला जाएगा वो प्लंजर, और जिसके कारण हमारी रीडिंग घट जाएगी। तो हमें इससे ये पता चलेगा कि हमारा जो समतल जॉब है या नहीं है ना। अगर समतल जॉब होगा तो एक्यूरेट रीडिंग बताएगा, है ना। तो आगे प्रैक्टिकल इसका करवा देंगे अगर आप चाहोगे, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा डायल टेस्ट इंडिकेटर, है ना। अगर मैं त्रिज्या गेज की बात करता हूँ तो त्रिज्या गेज एक्चुअल में ये होता है, जैसे कि हम कोई भी पेंच है या स्क्रू है या फिर नट बोल्ट है, उसकी अगर रीडिंग नापते हैं, जो चूड़ी होती हैं उसमें हम उसका रेडियस नापते हैं ना, तो त्रिज्या गेज का मापते हैं। और वर्नियर कैलिपर का बारे में बता ही दिया हमने कि हम उसको 0.2 mm तक नाप सकते हैं और छोटी से छोटी चीज़ों को मेजरमेंट कर सकते हैं। माइक्रोमीटर की अगर मैंने बता ही दिया, माइक्रोमीटर वर्नियर कैलिपर से भी छोटी चीज़ों को माइक्रोमीटर से नापते हैं ना। तो सारे चारों पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा डायल टेस्ट इंडिकेटर यानी कि डायल परीक्षण संकेतक, है ना। तो इसके एडिशनल जानकारी के बारे में अगर बात करते हैं, डायल परीक्षण संकेतक जो होता है, डायल टेस्ट इंडिकेटर होता है, उच्च सटीकता मापता है। क्या करता है, उच्च इंडिकेटर में मदद करता है और उच्च यानी कि हाई एफिशिएंसी के साथ में ये सटीकता से उपकरण जो है नापता है, समतलता को चेक कर देता है ना। तो अगर मैं इस उपकरण की माइक्रोमीटर और वर्नियर कैलिपर जैसे आकारों को प्रत्यक्ष रीडिंग नहीं दे सकता है। नहीं, कहने का मतलब ये है कि जिस तरीके से हमारा माइक्रोमीटर और वर्नियर कैलिपर रीडिंग देता है, पर ये रीडिंग उस तरीके से इतना एक्यूरेट नहीं दे पाता है ना। ठीक है, माइक्रोमीटर और वर्नियर कैलिपर जैसे आकारों की प्रत्यक्ष रीडिंग नहीं दे सकता है ये बना, है ना। तो देखिए आगे लिखा है, डायल टेस्ट इंडिकेटर के कार्यकारी सिद्धांत में प्लंजर या स्टाइलस का अल्प गति वृद्धि वृत्ताकार पैमाने में सूक्ष्म रोटरी गति में परिवर्तित कर देता है ना। तो मैंने आपको यही चीज़ बताया कि जो स्टाइल होता है इसका अल्पतमांक गति में वृद्धि, एक वृत्ताकार जो पैमाना होता है यानी कि वृत्त आकार का, जो घड़ी के आकार का गोल घड़ी होती है उसमें एक सूचक लगा हो जाता है, तो रोटरी मोशन को परिवर्तित कर देता है। यानी कि हम इसको लीनियर मोशन को रोटरी मोशन में कन्वर्ट कर देता है, जिसके कारण हम घड़ी को उसमें अप और डाउन करके उसको घड़ी को मूव करा सकते हैं ना। चलिए 17 नंबर पर अगर बात करते हैं, 17 नंबर पर लिखा हुआ है कि वर्नियर कैलिपर में 1 MSD 1 BSD के बीच का अंतर। अब समझेंगे MSD एक्चुअल में होता क्या है, BSD होता है ना। तो MSD का मतलब होता है मैन स्केल डिवीज़न और BSD का मतलब होता है वर्नियर स्केल डिवीज़न, है ना। तो वर्नियर कैलिपर में 2 स्केलें होती हैं, जो एक मैन स्केल डिवीज़न होती है, एक वर्नियर स्केल डिवीज़न होती है। इन दोनों के अंतर की बात कर रहा है, तो इन दोनों के अंतर की अगर बात करते हैं तो इसका लिस्ट काउंट पूछा रहा है, तो इसका लिस्ट काउंट होता है 0.02 mm, है ना, mm, यानी कि इसका लिस्ट काउंट के बारे में बात कर रहे हैं ना। तो चलिए ये वाले सारे क्वेश्चन हमने पढ़ लिए हैं और आगे अगर हम बात करते हैं कुछ क्वेश्चनों की, जो हम 1-2 क्वेश्चन और भी आगे पढ़ाएंगे, इसके बाद में हम सेशन को फिनिश करेंगे, है ना। तो ठीक है, आज यहीं तक रखते हैं। तो आशा करते हैं आप लोगों को ये वाला टॉपिक समझ में आ गया होगा, है ना। तो बाकी का जो भी चीज़ें नहीं समझ में आई है, आगे आप हमें बता सकते हैं कि ये सर हमको चीज़ समझ में नहीं आई, तो हम विस्तार से आपको समझा देंगे, है ना। और आप लोग इतना ही तैयार कर लेंगे ना तो पेपर में बहुत ही काम आएगा, क्योंकि ये इसी से ही क्वेश्चन बनते हैं। देखिए हम एक बार और आपको डायग्राम दिखा दे रहे हैं। ये देखिए आपको डायल टेस्ट इंडिकेटर है, जैसे हमने आपको बताया था कि किस तरीके से प्लंजर काम करता है। देखिए ये मैंने आपको बताया था,
ये देखिए, इसको प्लंजर बोलते हैं ये वाले को, है ना। इसमें स्प्रिंग लगी होती है, जैसे ये इसको लीनियर मोशन में कन्वर्ट करेगा, ये जैसे ही दबेगा तो इसमें यहाँ पर पीछे वाले हिस्से में क्या है कि कुछ मतलब रैक एंड पिनियन जैसा फॉर्म होता है जो इसको घड़ी को इधर उधर मूव कराता है, ठीक है। चलो मैं इसको वीडियो के माध्यम से समझा दे रहा हूँ अगर आप चाह रहे हो तो, है ना। देखिए ये दिया है डायल टेस्ट इंडिकेटर, हो सकता है आपको इससे थोड़ा बहुत समझ में आ जाए इसका मैकेनिज्म क्या है इसका। देखिए इस तरीके से होता है ना। और मैं इसका स्पीड थोड़ा अप कर दे रहा हूँ जिससे आप लोगों को सारी चीज़ें स्पीड में समझ में आ जाए। ये देखिए कुछ इस तरीके से होता है, ऐसे ऐसे हम इसको मूव कराते हैं आगे पीछे, और हमें इसका सारी चीज़ें रीडिंग्स ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाता है और हमें पता चल जाता है कितना इसमें समतल है कि नहीं, है ना। ये देखिए सरफेस के कांटेक्ट में आता है, इसके ऊपर डायलर और पॉइंटर लगा होता है। जैसे ही प्लंजर मूव करता है पॉइंटर स्केल पर रोटेट होता है। डायल एक सर्कुलर स्केल होता है जिसमें नंबर फिट होते हैं, जनरली 0 से 100। इसमें टोटल 100 डिवीजन होते हैं और हर डिवीजन एक स्पेसिफिक डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। इसमें एक डिवीजन के बीच का डिस्टेंस 0.01 mm होता है और यही इस लाइन का लिस्ट काउंट होता है। डायल गेज का लिस्ट काउंट निकालना बहुत ही आसान है। इसका फॉर्मूला है 1 अपॉन टोटल नंबर ऑफ डिवीजन। तो यहाँ टोटल नंबर ऑफ डिवीजन 100 है तो इसका लिस्ट काउंट 0.01 mm होगा। और जब ये अपना एक राउंड कंप्लीट करता है तो ये डिस्टेंस पूरे 1 mm के बराबर होता है। इसमें दो पॉइंटर लगे होते हैं, इसमें इस बड़े वाले पॉइंटर को मेन पॉइंटर कहा जाता है तो डायल पर रीडिंग दिखाता है। जब आप किसी ऑब्जेक्ट की थिकनेस या मोमेंट को मापते हैं तो ये मेन पॉइंटर आपको डिस्प्लेसमेंट का प्राइमरी मेजरमेंट दिखाता है और इसमें लगे स्मॉल पॉइंटर का काम मेन पॉइंटर के पूरे रोटेशन को काउंट करना होता है। जब मेन पॉइंटर एक पूरे चक्कर लगाता है तो स्मॉल पॉइंटर एक यूनिट आगे बढ़ता है। ये पॉइंटर आपको ये बताने में मदद करता है कि एक पीछे वेट लगी होती है, इसमें प्लेस करके उसके इंटरनल में 130 मिनट बने होते हैं। इसका काम रोटेशनल मोशन को एम्प्लीफाई करना होता है। देखिए इस तरीके से कुछ रैक एंड पिनियन होता है जो काम वर्क करता है। इसमें लगभग 12 क्लिप बने होते हैं और ये गियर बड़े पॉइंटर से कनेक्ट होता है और इसमें लगा छोटा गियर एक और बड़े गियर से अटैच होता है और उसमें भी लगभग 120 क्लिप बने होते हैं और ये बड़ा गियर छोटे पॉइंटर से कनेक्ट होता है। तो जब ये बड़ा वाला गियर एक राउंड कंप्लीट करेगा तो ये छोटा गियर 10 राउंड कंप्लीट कर देगा और इस प्लंजर में एक स्प्रिंग लगा होता है। इसका काम प्लंजर को मूवमेंट के दौरान अपनी इनिशियल पोजीशन पे लाना होता है। अब हम देखते हैं कि डायल गेज का सभी सेटअप कैसे करते हैं। सबसे पहले डायल गेज को एक सॉलिड स्टैंड या मैग्नेटिक बेस पर माउंट करें। उसके बाद आपको जीरो सेटिंग करनी होती है, मतलब जिस सर्फेस को आप मेजर कर रहे हैं उस पर प्लंजर को रखें और बेजर को रोटेट करके पॉइंटर को मैनुअली जीरो पर सेट करें। ये इसलिए बहुत जरूरी है क्योंकि इससे भी रेफरेंस पॉइंट होता है। ध्यान दें कि प्लंजर सर्फेस के ऊपर कॉन्टैक्ट नहीं हो और लाइटली प्लेस हो, ज़्यादा फोर्स से रीडिंग ड्रॉप हो सकती है। इसलिए प्लंजर को जेंटली सर्फेस के साथ लगाना होता है। अब जहाँ भी आपको मेजरमेंट लेना हो सर्फेस के मूवमेंट के अकॉर्डिंग डायल गेज का पॉइंटर मूव करेगा। आपको पॉइंटर की पोजीशन को देखनी है और रीडिंग नोट करनी है। तो चलिए आप जानते हैं कि डायल गेज का यूज कैसे होता है। अगर आपको किसी सर्फेस की फ्लैटनेस चेक करनी है तो डायल गेज को सर्फेस के ऊपर पॉइंट वाइज मूव करना होगा। हर पॉइंट पर रीडिंग नोट करेंगे। अगर रीडिंग कंसिस्टेंट है तो सर्फेस फ्लैट है वरना वहाँ एरर है। साथ ही सिलेंडर कंपोनेंट का रन आउट मेजर करने के लिए डायल गेज को कंपोनेंट के साइड पे सेट करें। जो कंपोनेंट रोटेट करेगा डायल गेज मूवमेंट को मेजर करेगा और आपको बताएगा कि कंपोनेंट। देखिए साइन बार के बारे में थोड़ा बहुत समझ लीजिए, इसके बाद में फिर आगे बताते हैं हम। The rollers are so fixed that when sign bar is placed on surface plate, the surface of the bar is exactly parallel to surface plate. Types of available sign bars. Sign bars are available in different forms and sizes according to the purpose of its use and method of application. These are the different types of sign bars. If you are new to this channel, click on the subscribe button and turn on multi-bar throttle theta. By placing the slip gauges under one roller, the bar surface can be made parallel to any angular surface of workshop, where the angle of small sachets suitable state. If there is a variation in parallelism of the upper surface of the component and the surface plate, it is indicated by the deflection of pointer. Now, we tried to adjust the slip gauge's height so that the dial indicator reads 0 in this position. By knowing the height of the slip gauges, which we denote as h, and distance between the centers of the cylinders provided on the sign bar, we can use this relationship to find out angle theta, angles depicted on the components of the two height gauge. Per 1, uses bar is used and required. This must be paired with. चलिए तो आशा करते हैं आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।